अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली क्योंकि आज की क्लास होगी बाल विकास की। बाल विकास के 50 प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में किया जाएगा। एमसीक्यू प्लस वन लाइनर दोनों प्रकार से यह क्लास होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, थोड़ा सा टफ प्रश्न होगा तो आराम से समझते हुए पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। पहला था संवेदी गत्यात्मक चरण, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक चरण और तीसरा था ठोस संक्रियात्मक चरण और आखिरी होगा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। आप एक बात और नोट करिए कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, ठीक ना। और इसी सिद्धांत को इन्होंने 4 पार्टों में बांटा था और ये चारों पार्ट यहाँ पर हैं। तो सबसे पहली अवस्था जो थी संवेदी गत्यात्मक अवस्था थी, जिसकी उम्र थी जन्म से 2 वर्ष तक। और दूसरी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होगी 2 से 7 वर्ष तक। नोट करिएगा, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी जो होगी अवस्था होगी 7 से 11 वर्ष तक। और आखिरी अवस्था थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो थी 11 वर्ष के ऊपर। तो यह था इनका अवस्थाओं का वर्णन। ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है 7 से 11 वर्ष वाला, तो यहाँ पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं वन लाइनर क्या कह रहा है। वन लाइनर में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कुल कितने चरण होते हैं। तो अभी हमने इन चारों चरणों को बताया, तो 4 चरण होते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक, 4 चरण। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संरक्षण की समझ किस चरण में विकसित होता है। तो यह हो जाएगा ठोस संक्रियात्मक में, यानी कि तीसरी अवस्था में। ठीक ना, संक्रियात्मक। चलिए तीसरी अवस्था में यह विकसित होती है। नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण दृष्टिकोण के अनुकूल है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ना चाहिए, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि याद करके सीखना सबसे अच्छा होता है। तो प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर बताइए क्या सही होने वाला है। चलिए बात रचनावादी की जा रही है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। चलिए तो बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर रचनावाद के अनुसार शिक्षक मुख्य स्रोत नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना ये किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। और याद करने की बात हो रही है तो याद करना भी हमारा सही नहीं होगा। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वन लाइनर क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि रचनावाद के प्रमुख समर्थक कौन थे। तो रचनावाद के समर्थकों में पियाजे और किसे कह सकते हैं, वाइगोस्की को। बिल्कुल, वाइगोस्की। वाइगोस्की, ये दो नाम हम कह सकते हैं कि ये दोनों रचनावाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे जुड़ा है। तो ये जुड़ा है हमारा जॉन डीवी से। लिख लीजिए, जॉन डीवी। जॉन डेवी से यह सिद्धांत जुड़ा है, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसी बच्चे का आईक्यू 100 है तो इसका अर्थ क्या होगा, बताइए तो। चलिए, बच्चा क्या अत्यंत बुद्धिमान होगा, बच्चा औसत बुद्धिमान है, या बच्चा मंद बुद्धि है, या बच्चा प्रतिभाशाली है, क्या होगा बताइए। चलिए प्रश्न संख्या 3। तो बिल्कुल बच्चा जो है औसत बुद्धि का है, क्योंकि औसत बुद्धि का है ये जानते रहिए। अगर औसत बुद्धि की बुद्धिलब्धि पूछी जाए आपसे, तो 90 से 110 के बीच में ये हमारा सामान्य बुद्धि माना जाता है।
ठीक, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही करिए। आइए वन लाइनर देखते हैं क्या कर रहा है। पूछा जा रहा है यहाँ पर आईक्यू की गणना का सूत्र किसने दिया था? तो स्टर्न साहब ने इसे दिया था, इसे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 का सूत्र किससे संबंधित है? तो ये आप जानते हैं कि बुद्धिलब्धि का सूत्र है, यानी कि आईक्यू का सूत्र है। आईक्यू निकालना बिल्कुल। मेंटल एज, बिल्कुल मेंटल एज, ठीक ठीक चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है? ए ऑप्शन प्रभाव का अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या सुदृढ़ीकरण का नियम। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल। अगर बात किया जाए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये आप जानते रहिएगा। बिल्कुल, अगर बात किया जाए यहाँ पर अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये गलत हो जाएंगे। हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सुदृढ़ीकरण का नियम सही हो जाएगा, क्योंकि ये नियम हमारे थॉर्नडाइक साहब ने नहीं दिया था। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा में। कहा जा रहा है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आप सब जानते हैं क्या कहलाता है। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था ना, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आप जानते रहिएगा। ठीक, इनका सिद्धांत यही था, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि परीक्षण और त्रुटि अधिगम का प्रयोग किस जानवर पर किया गया था? तो यह सिद्धांत जो था थॉर्नडाइक का किस पर किया गया था प्रयोग? बिल्ली पर प्रयोग हुआ था, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 है हमारा। कहा जा रहा है कि जब छात्र समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं, तो यह किस प्रकार का शिक्षण है? व्याख्यान विधि है, खोज विधि है, रटने की विधि है या अनुकरण विधि है? तो रटने की विधि नहीं होगा और व्याख्यान विधि नहीं होगा। आपको बताना है बी सही होगा या डी सही होगा, दो में से एक ही उत्तर सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए तो। बिल्कुल, अगर जब स्वयं से खोजते हैं तो उत्तर एकदम सही आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पर खोज विधि हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना, बी ऑप्शन सही करिए। चलिए आगे आइए, वन लाइनर देखते हैं। खोज विधि का समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? आपको बताना है। तो खोज विधि का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे ब्रूनर साहब, ये आप जानते रहिए। ठीक, डिस्कवरी लर्निंग किससे संबंधित है? अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, एक बार बताइए तो। चलिए, डिस्कवरी लर्निंग किससे संबंधित है? तो खोज आधारित अधिगम, बिल्कुल खोज आधारित अधिगम, खोज आधारित अधिगम, यहाँ पर यह उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास अचानक होता है या क्रमिक और सतत होगा या केवल शारीरिक होगा या केवल मानसिक? तो केवल मानसिक नहीं होगा, केवल शारीरिक नहीं होगा। अब आपको बताना है अचानक होता है, बिल्कुल नहीं, अचानक नहीं होगा, क्रमिक और सतत होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। विकास का सामान्य से विशेष की ओर जाने वाले सिद्धांत क्या कहलाता है? बताइए, विकास का सामान्य से विशेष की ओर जाने वाला सिद्धांत क्या कहलाएगा? चलिए जल्दी बताइए फटाक से। बिल्कुल, इसे हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य से विशिष्ट कहेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सिर से पैर की ओर विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए, सिर से पैर की ओर यह सिद्धांत किसको दर्शाता है? बिल्कुल सही। अगर बात की जाए इसको तो यहाँ पर क्या कहते हैं? सिफाइलोकैडल सिद्धांत, बिल्कुल नोट करिएगा, एक मिनट। चलिए क्या कहेंगे? सेफैलोकैडल, बिल्कुल कौडल, कौडल, बिल्कुल कैडल कहिए, कौडल, ये आप जानते रहिए कौडल सिद्धांत। चलिए
इसको फॉलो करता है, बिल्कुल यही हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है? पुरस्कार, दंड, रुचि, अंक? फटाक से बताइए। चलिए, आंतरिक प्रेरणा की बात किया जा रहा है। चलिए, अगर बात किया जाए यहाँ पर पुरस्कार तो ये बाहरी होगा, दंड बाहरी है और अंक भी बाहरी है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रुचि है ये हमारा आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आंतरिक प्रेरणा का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो रुचि से प्रेरित यानी होगा रुचि, ठीक, रुचि से प्रेरित करना या सीखना। चलिए, रुचि से सीखना ही मान लीजिए। चलिए, नोट कर लीजिए, आंतरिक प्रेरणा यही होगा। अगर बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण पूछा जाए आपसे तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या बताएंगे आप? बिल्कुल पुरस्कार हो जाएगा, ठीक ना, पुरस्कार, ये आप जानते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने आपको पहले भी बता दिया कि समावेशी शिक्षा सभी बालकों को ध्यान में रखकर आपको उत्तर चुनना पड़ेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। तो सभी बच्चों को समान अवसर देना, बिल्कुल, यह हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमें सभी बच्चों को समान अवसर समान तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से बालकों के अंदर हमें भेदभाव नहीं करना है। आप जानते रहिए, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में बच्चों को समूह में कार्य करवाना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम या रटकर अधिगम या निष्क्रिय अधिगम? तो यहाँ पर निष्क्रिय और रटकर ये दोनों कट जाएंगे। ए और बी में से आपको उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए, बताइए तो, ए या बी, दो में से एक ही सही होगा। प्रश्न संख्या 9, बताइए फटाक से उत्तर कौन सा सही होगा। बिल्कुल, यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? ए ऑप्शन समेकित मूल्यांकन, बी ऑप्शन प्रारूपिक मूल्यांकन, सी ऑप्शन अंतिम मूल्यांकन और डी ऑप्शन मानकीकृत मूल्यांकन। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, एक बार फिर से देख लीजिए क्या पूछा गया था कि यदि शिक्षक बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? बताइए, प्रश्न संख्या 10। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा प्रारूपिक मूल्यांकन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए, बिल्कुल, ये होता है सीखने में सुधार, ठीक है, सीखने में सुधार करना। नोट करिए, सीखने में सुधार, आगे लिख लीजिए सीखने में। चलिए, सीखने में सुधार। अगर समेटिव असेसमेंट का पूछा जाए क्या होगा तो ये होगा अध्यापन के अंत में, ठीक, बिल्कुल, अध्यापन के अंत में लिख लीजिएगा, अध्यापन, अध्यापन के अंत में मूल्यांकन, अंत में मूल्यांकन इसको हम कहेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? प्री कन्वेंशनल स्तर होगा, कन्वेंशनल स्तर होगा, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर होगा या सामाजिक स्तर होगा? प्रश्न संख्या 11। चलिए, बताइए फटाक से तो क्या होगा उत्तर। प्रश्न संख्या 11 बिल्कुल सही, यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा, कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित होगा, ठीक, नैतिक विकास से। चलिए, नैतिक विकास। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं? तो यहाँ पर 3 स्तर बताए गए थे हमारे कोहल वर्ग के द्वारा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा
कथन बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है? ठीक, बताइए। ए ऑप्शन शिक्षक केंद्र में हो, बिल्कुल नहीं। पाठ्यपुस्तक केंद्र में हो, बिल्कुल नहीं। बालक की रुचि और आवश्यकता पर ध्यान दिया जाए, बिल्कुल। यही होगा हमारा बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये होगा जॉन डेवी ने। ठीक, जॉन डेवी। अगला प्रश्न, लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? तो करके सीखना है। ठीक, करके सीखना इसी से संबंधित है इसका। और इसको किसने लिखा था? एक किताब है लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवी की किताब है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो इसे क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि अधिगम कहेंगे, प्रेक्षण अधिगम कहेंगे, परीक्षण त्रुटि अधिगम, या रटकर अधिगम? रटकर अधिगम नहीं होगा भाई साहब, उत्तर बताइए। चले, प्रश्न संख्या 13। तो नोट करिएगा, प्रश्न संख्या 13 का जो उत्तर होगा इसे हम कहेंगे प्रेक्षण अधिगम, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही करेंगे। आवाज में दिक्कत आ रही, चलिए आवाज में थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत बंडूरा साहब ने दिया था। अगर पूछा जाए मॉडलिंग का अर्थ क्या है, तो दूसरों को देखकर सीखना, यही होता है मॉडलिंग का, दूसरों को देखकर सीखना। ठीक, दूसरों को देखकर सीखना, यही हो जाएगा हमारा मॉडलिंग का अर्थ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14। कहा जा रहा है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है? ए ऑप्शन कह रहा है क्योंकि सभी बच्चे समान होते हैं। बी ऑप्शन क्योंकि बच्चों की क्षमताएं और रुचियां अलग अलग होती हैं। और सी ऑप्शन क्योंकि पाठ्यक्रम कठिन है। और डी ऑप्शन क्योंकि परीक्षा पास करनी है। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन पहले ही हमने काट दिया है। अब आपको सिर्फ ए या बी में से उत्तर चुनकर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। तो सभी बच्चे समान नहीं होते, बल्कि सभी बच्चों की क्षमताएं और रुचियां जो हैं अलग अलग होती हैं। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक उदाहरण अगर पूछा जाए या कारण बताना पड़े तो क्या कारण होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होती है? कहीं ना कहीं अनुवांशिकता होता है, बिल्कुल आनुवांशिकता होता है ना। चलिए लिख लीजिए, अनुवांशिकता एवं वातावरण। ठीक, अनुवांशिकता और वातावरण। शिक्षक को क्या करना चाहिए इस प्रकार से? तो भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए ताकि सभी बालक सीख सकें। ठीक है, अनेक शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए, लिख लीजिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? समझिए, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा लिखा है, आप भ्रमित मत होइएगा। पूछा जा रहा है कि जब बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, अनुकरणवाद, या परिपक्वतावाद? प्रश्न संख्या 15, उत्तर फटाक से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, अगर बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहा तो ये हमारा सही हो जाएगा रचनावाद, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। वन लाइनर देखिए, रचनावाद के दो प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वही, ये प्रश्न अभी ऊपर आया था ना, पियाजे को बता दीजिएगा और वाइगोस्की। वाइगोस्की लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। अगला प्रश्न, सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है? ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए, सक्रिय स्वयं गतिविधि द्वारा सीखना, बिल्कुल। सक्रिय का मतलब हो जाएगा स्वयं गतिविधि द्वारा सीखना। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख साधन है? परिवार, विद्यालय, मित्र समूह या उपरोक्त सभी होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज का संबंध सभी से है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सामाजिकरण में परिवार भी आता है, मित्र भी आएंगे और विद्यालय भी आता है। चलिए, समाजीकरण का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? समाज के नियम सीखने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं, ठीक ना? बिल्कुल। और समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से। जैसे बालक जन्म लेता है, तुरंत उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इतना जानते रहिए, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक छात्रों को सोचने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, तो वह किस प्रकार की सोच विकसित कर रहा है? ए ऑप्शन, रटने की सोच बिल्कुल नहीं। आलोचनात्मक सोच हो सकता है, निष्क्रिय सोच नहीं होगा, यांत्रिक सोच नहीं होगा। यांत्रिक का मतलब बार बार, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, रचनात्मक सोच। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, नहीं तो वही होता, आलोचनात्मक सोच कर दीजिए, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, क्लास बहुत बड़ी कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़िए उतना ही जितना आप समझ सके और याद कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम आपको 100-200 प्रश्न डेली कराएं और आप पढ़ें 10-5 प्रश्न, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। ठीक, चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ाई को जारी रखिए और मेहनत करिए, इस बार आपको हर हाल में पास करना है यूपी टेट। ठीक, चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।